अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हम लोगों का झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो जो झारखंड का लोकगीत प्लस वाद्य, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक है तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा जो है वो सुशिर है, और तीसरा है ताल। और ताल को अवनद वाद्य तथा घन वाद्य में बांटा गया है। तो हमें इसमें केवल इतना ही पढ़ना है, तंतु वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र। और इन वाद्य यंत्रों का झारखंड की संस्कृति पे बहुत विशेष स्थान रखते हैं ये लोग। जितने भी नृत्य संगीत होते हैं सब में इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंतु वाद्य। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र है, या फिर निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, या फिर निम्न में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र है, या फिर इन वाद्य यंत्रों के अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इसमें सारा को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तंतु वाद्य यंत्र। जैसे तंतु नाम से ही समझ में आ रहा है कोई धातु का बात कर रहा है, या तार या कोई डोरी का बात कर रहा है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तांत, रेशम की डोरी या तांत होगा, या फिर रेशम की डोरी होगा, या फिर तार बंधा होगा, और इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इन्हें कंपन करके इनके कंपन से मतलब ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे कि एक तारा हो गया, केंद्रा हो गया, नाम सब याद रखना है। एक तारा जो है वो तंतु वाद्य यंत्र है, केंद्रा तंतु वाद्य यंत्र है, भुआंग तंतु वाद्य यंत्र है, बनम, टोहिला, सारंगी आदि ये सब किसमें आते हैं? तो तंतु वाद्य यंत्र में। तो इसमें सबसे जो पहला नाम है वो एक तारा का है। यहाँ एक तारा का फिगर भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो एक तारा है ये एक तार है। यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह तंतु वाद्य यंत्र है और इसमें एक तार का प्रयोग हुआ है। तो यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। ये जो है ये पोर्शन इसमें मतलब ये लौकी का होता है, और इसके ऊपर क्या क्या मतलब चमड़ा मड़कर इसको तैयार किया जाता है। इसके तार को, ये जो तार है, उंगली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। और इसके तार को उंगली से या फिर कोई धातु का टुकड़ा से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है, और इसका प्रयोग साधु संतों के द्वारा किया जाता है। तो एक तारा नाम से समझ में आ रहा है कि एक तार से बना है, और लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मड़कर इसे बनाया जाता है। अब दूसरा जो है वो है हमारा भुआंग। यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भुआंग क्या है? संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसे याद रखना है। इसका प्रयोग नृत्य एवं संगीत में किया जाता है, और भुआंग का प्रयोग नृत्य और संगीत में किया जाता है, और इसके निर्माण में भी लौकी का प्रयोग किया जाता है। और भुआंग बनाने में भी लौकी का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से एक तारा बनाने में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि भुआंग निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसके जब धातु को, तार को जब खींचा जाता है या फिर उंगली या धातु से इसके मतलब बजाया जाता है, तब इससे क्या होता है कि जो धनुष का जो टंकार होता है, धनुष को जब खींचेंगे तो किस प्रकार से आवाज आएगा? भुआंग, उसी प्रकार का आवाज आता है, जिसके कारण इसे भुआंग नाम दिया गया है। और इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है, और इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा और भुआंग, और जब हम लोग पढ़ेंगे अब केंद्रा, ये संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि जो भुआंग है वो संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि भुआंग जैसी ध्वनि निकलती है। तो इसमें ये भी रह सकता है क्वेश्चन कि संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। और कौन सा, या फिर इस तरह हो सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। तो भुअंग या भुआंग, भुअंग मतलब उस प्रकार का साउंड निकलता है जिसके कारण उसे भुआंग कहा जाता है।
अब है केंद्रा या फिर केंद्री। अब केंद्रा का निर्माण क्या है कि इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांध कर किया जाता है। मतलब फिगर इन लोगों का फिगर नहीं मिल रहा था, इसीलिए सबका इंसर्ट नहीं किए हैं। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधकर किया जाता है। कोई सूखा बांस होगा और इसमें लौकी का खोल बांधकर इसका किया जाता है निर्माण। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है, और इसका जो निचला हिस्सा होता है वह कछुए की खाल या फिर नारियल के खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं और इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। और इसमें 3 तार होते हैं, एक तारा में एक तार होता है। इसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है। तो केंद्रा या केंद्री को झारखंड का वायलिन कहा जाता है, इसे याद रखना है। तो इसमें यही याद रखना है, एक तारा जो था वो एक तार से बना होता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि भुआंग। भुआंग क्या था कि वो संथालों का प्रमुख वाद्य था और उससे भुआंग जैसी ध्वनि निकलती है। और तीसरा जो है कि केंद्रा, वो झारखंड का, उसे वायलिन कहा जाता है। अब है कि बनम। इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। जब गीत गाया जाता है तो उसके साथ उसका प्रयोग किया जाता है बनम का। और इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। गोह कोई जीव जंतु होगा जिसका चमड़ा को लगाकर नारियल के ऊपर इसका चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। अब है टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी या खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है तथा इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। टोहिला भी क्या है कि सूखी लौकी या खोखली लाठी का प्रयोग से बनाया जाता है और इससे बहुत कोमल ध्वनि निकलती है। और इसे गीत के साथ, जब गीत गाया जाता है तब उसके साथ साथ और टोहिला को बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण, और ये बहुत कठिन होता है इसको बजाने में, जिसके कारण इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। अब है सारंगी। इसका बनावट बनम के जैसी होती है। बनम अभी हम लोगों ने देखा, जो बनम है वो वायलिन के समान था बनम, और उसमें नारियल को काटकर उस पर गो का चमड़ा लगाकर बनाया जाता था। तो उसी प्रकार सारंगी भी बनम के जैसी होती है, परंतु इसका आधार व ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। आप लोग कुछ फिगर जब देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, कुछ फिगर आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, फिगर देखने से ज्यादा याद रहता है। इसके आधार को गोद में तथा ऊपरी हिस्से को कंधे पर रखकर बजाया जाता है, और इसके तारों पर नाखूनों को आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि बनम के जैसी होती है सारंगी, और बनम की अपेक्षा इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अधिक चौड़ा होता है, और इसे इसके जो तार होते हैं उसमें नाखूनों को आगे पीछे करके बजाया जाता है। अब है गोपी यंत्र या गुपी यंत्र। एक कद्दू के तुम्बे या टीन के बंद पेंदे को पार करता हुआ उसके खुले भाग से एक तार निकलकर 3-4 और लंबे डंडे पर लगे खूंटी पर बंधा रहता है। एक कद्दू के तुम्बे या टीन के बंद पेंदे को पार करता हुआ उसके खुले भाग से एक तार निकलकर 3-4 और लंबे डंडे पर लगे खूंटी पर बंधा रहता है। डंडे के एक भाग को नीचे से फाड़कर तुम्बे या डिब्बे को निचले भाग में कस दिया जाता है, और बांस के ठोस भाग के ऊपर खूंटी रहती है, और दोनों फाड़े हुए बांस के डंडे के मध्य तार डिब्बे या तुम्बे के खाली भाग से पेंदे पर कसा हुआ बंधा रहता है, और इससे बजाने से तुन तुन की ध्वनि निकलती है, जो गीतों के स्वर पूरक के रूप में काम आती है। इसका फिगर रुके मिलता है तो देखते हैं। ये है गुपी यंत्र, इस प्रकार का है, आप लोग फिगर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने तंतु वाद्य को देख लिया, जिसमें से सबसे पहला एक तारा केंद्रा या केंद्री, जिसे झारखंडी वायलिन कहा जाता है।
उसके बाद बनम को देखा, भुआंग, भुआंग ये इससे ध्वनि, इसकी जो ध्वनि है वो भुआंग जैसी निकलती है, जिसके कारण इसका नाम मतलब भुआंग पड़ा। धनुष के टंकार की जैसी इसकी ध्वनि रहती है। फिर सारंगी, टोहिला, फिर गोपी यंत्र या गोपी यंत्र, इतना नाम याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य यंत्र, तो सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। वो जो तंतु वाद्य था उसे उसमें तार या फिर रेशम का डोरी या फिर किसी धातु का प्रयोग किया जाता था, जबकि इसमें है कि फूंक कर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में क्या आता है? बांसुरी या आड़बासी, शहनाई, सिंगा, मुरली, तुमड़ी, मदनवेरी, नरसिंग, शंखादी, मतलब जितना आप लोग फूंक के बजाते हैं वो सभी सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले आता है बांसुरी। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। जो बांसुरी है ये सर्वप्रिय मतलब सबसे अधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र है और इसका निर्माण डोंगी नामक बांस से किया जाता है। इसे याद रख सकते हैं, जो बांसुरी है वो डोंगी नामक बांस से बनाई जाती है। शहनाई, इसे सनाई भी, ये भी याद रखना है, शहनाई को सनाई भी कहा जाता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो छऊ, पैका, नटवा नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। छऊ को भी पढ़ लिया, पैका को भी पढ़ लिया, नटवा नृत्य को भी हम लोगों ने देखा है। तो इन जितने भी नृत्य होता है इनमें प्रमुखता से इसका प्रयोग किया जाता है। शहनाई का फिगर ये वाला है और आप लोगों ने देखा भी होगा शादी विवाह में शहनाई का प्रयोग किया जाता है। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, मतलब वो फेमस शहनाई वादक थे। जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। तो शहनाई में सिर्फ ये याद रखना है कि ये सनाई है, इसे सनाई भी कहा जाता है और इसका प्रयोग छऊ, पैका, नटवा नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। साथ ही जनजातीय समुदाय में शादी विवाह, पर्व त्योहार के अवसर पर इसका वादन किया जाता है और ये झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है। जनजातीय समुदाय का एक मंगल वाद्य है, मतलब जितने भी शुभ काम होते हैं तो उसमें शहनाई का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो सुशिर वाद्य में बांसुरी सर्वाधिक लोकप्रिय है और इसका निर्माण डोंगी नामक बांस से किया जाता है, जो जिससे बहुत अच्छा बांसुरी बनता है, बनाई जाती है। अब है सिंगा। सिंगा नाम से समझ में आ रहा है कि किसी सिंग से बना होगा। तो इसका निर्माण बेल या भैंस के सिंग से किया जाता है और सिंगा का निर्माण जो होता है बेल या भैंस के सिंग से किया जाता है, देख के ही लग रहा है। और इस वाद्य यंत्र को सिंग के नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। यहाँ पे जो नुकीला सिरा है यहाँ से फूंक मारकर बजाया जाता है और इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। तो सिंगा क्या हो गया? बेल या भैंस के सिंग से सिंग होगा, से इसका निर्माण किया जाता है और इसका जो नुकीला सिरा है इधर वाला उसमें फूंक मारकर बजाया जाता है। मदन भेरी, मदन भेरी, तो इसका वादन ढोल के साथ या फिर बांसुरी, शहनाई, इनमें मतलब इन सभी के साथ सहायक वाद्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नाली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। लकड़ी की नाली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है और इसे फूंक कर बजाया जाता है। किसके साथ बजाया जाता है? या तो ढोल बज रहा है या फिर बांसुरी बज रहा है या फिर शहनाई बज रहा है, तो उसके साथ साथ में इसे भी बजाया जाता है। अब है मुरली। तो बांसुरी भी है, मुरली, लेकिन दोनों अलग है। ये भी बांसुरी की तरह का वाद्य है तथा खोखले बांस से बनाया जाता है। बांसुरी के जैसा ही है, इसकी बनावट बांसुरी जैसी ही होती है, परंतु क्या अंतर है? इसे होठों से नहीं बजाया जाता, जबकि बांसुरी है कि वो होठों से बजाया जाता है और ये होठों से नहीं, मुंह में थोड़ा सा डालकर सीधे बांसुरी की तरह या शहनाई की तरह बजाए। मुंह में डाला जाता है इसको और फूंक कर बजाया जाता है शहनाई की तरह।
और जो बांसुरी है उसे होंठ से बजाया जाता है। अब है तुमड़ी या फिर बीन, ये नाम दोनों याद रखना है, तुमड़ी को ही बीन कहा जाता है। यह तुमड़ी कद्दू के सूखे पक्के खोल से बनाया जाता है। ये जो दिख रहा है ये कद्दू का खोल है। और ये सपेरो, बीन किसके पास रहेगा तो सपेरा के पास रहेगा, मदारियों के पास या रसिकों का प्रिय वाद्य है और इसकी धुन से सांप भी झूमने लगते हैं। मलार सपेरे इसका खूब उपयोग करते हैं। तो इसमें याद रखना है कि ये जो तुमड़ी या बीन है वो सपेरों, मदारियों और रसिक का प्रिय वाद्य है और इसके धुन पे ये सांप झूमने लगते तो सबको पता है। अब मलार सपेरे इसका खूब प्रयोग करते हैं। उसके बाद है भेर। यह तांबे की पतली 1 इंच मोटी लगभग 5, 6, 7 फीट लंबी पाइप होती है। ये जो भेर है वह तांबे की पतली 1 इंच मोटी, एक मोटाई में 1 इंच और 5 से 7 फीट लंबी पाइप होती है। इसे फूकने पर घोड़े के चिंघाड़ने की तरह आवाज आती है। जब भेर को फूका जाता है तब घोड़ा जिस तरह आवाज निकलता है, चिंघाड़ता है, उस तरह की ध्वनि निकलती है और भुआंग से धनुष की टंकार की जैसी ध्वनि निकलती है। भेर से घोड़े के चिंघाड़ने की तरह आवाज निकलती है। नटुआ, पैका, शादी विवाह जितने भी ये सब है आदि के नृत्य के अवसर पर या फिर घृतधारी, मतलब जब शादी विवाह होता है तब वो घीढारी होता है, एक होता है मतलब पता होगा, रस्म होता है घृतधारी, उसमें इसका प्रयोग विशेष रूप से होता है। सदान समुदाय में घीढारी विवाह में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और सदान समुदाय में इसका प्रयोग घीढारी विवाह जब होता है उस समय इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी ध्वनि से भूत प्रेत विघ्न बाधा सब दूर हो जाते हैं। तो भेर में क्या है कि इसकी जो ध्वनि होती है वो फूकने पर घोड़े के चिंघाड़ने जैसी निकलती है और सदान समुदाय के द्वारा घृतधारी, मतलब विवाह में जब होता है घृतधारी उस दौरान किया जाता है और इसके पीछे ये मान्यता है कि इसकी जो ध्वनि है उससे भूत प्रेत विघ्न बाधा सब दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं नरसिंघा। तो नरसिंघा जो है भेर प्रकृति का ही वाद्य यंत्र है। जिस प्रकार का भेर है उसी प्रकार का नरसिंघा भी है। इसकी बनावट भी भेर की तरह ही होती है। यह अर्धवृत्ताकार या एस की आकृति का भी होता है। ये नरसिंघा जो है वो भेर की जैसी भी होती है और साथ ही साथ क्या है कि यह अर्धवृत्ताकार या फिर एस आकृति का भी होता है। यह लोहे, तांबे, पीतल या आदि धातु के बने होते हैं। जो भेर था हम लोगों ने देखा कि वो 1 इंच मोटी और 5 से 7 फीट चौड़ी लंबी होती है और पीतल की बनी होती है। जो नरसिंघा है वो लोहा, तांबा, पीतल तीनों, मतलब इन तीनों धातु के बने होते हैं। इसकी आवाज भी हाथी घोड़े के चिंघाड़ने की आवाज की तरह ही होती है। जिस प्रकार भेर में घोड़े के चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी उसी प्रकार इसमें भी हाथी घोड़े के चिंघाड़ने की आवाज आती है। यह मूलतः ये युद्ध का एक वाद्य है। और वो क्या था, भेर जो था वो शादी विवाह में इसका यूज किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इससे भूत प्रेत बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः नरसिंहा का प्रयोग मुख्यतः युद्ध के अवसर के साथ साथ नटुआ, पाइका, बारात आगमन के समय, छौ नृत्य इत्यादि में किया जाता है। अब है तो सुशील वाद्य में हम लोगों ने क्या क्या देखा, बांसी जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। फिर हम लोगों ने मुरली देखा, इसे बांसी की तरह, मतलब बांसी जो है वो बांसुरी लोकप्रिय है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय मुरली को जो कि होठों से नहीं फूंक कर बजाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा शहनाई, जिसे सनाई कहा जाता है। उसके बाद सिंगा जो कि गाय भैंस के सींग से बना हो, बैल या भैंस के सींग से बना होता है। फिर मदन भेरी, फिर भेर को देखा, नरसिंगा को देखा। तो इतने सारे हम लोगों ने सुशील वाद्य यंत्रों को देखा, सबका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। फिर है ताल वाद्य और यही लास्ट है ताल। ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है ताल वाद्य कहलाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं।
एक है अनवद्य और एक है गहन। अनवद्य में क्या होता है कि ये जो वाद्य है वो लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर निर्मित किए जाते हैं। अनवद्य में क्या होता है, लकड़ी का कोई ढांचा होगा, उसमें उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर निर्मित किया, जैसे कि क्या, मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, उपखजरी, जुड़ी, इतना सारा क्या है, अनवद्य वाद्य है। और इसका निर्माण कैसे होता है, लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर किया जाता है। और घन वाद्य में क्या हो गया कि ये वाद्य कांसा से निर्मित किए जाते हैं, और घन वाद्य कांसा से निर्मित किए जाते हैं। और इसमें जो सहायक है यहाँ ढप होगा, और इसे सहायक वाद्य भी कहा जाता है, सहायक वाद्य यंत्र कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र कांसा से बनाए जाते हैं, और ये सहायक वाद्य यंत्र भी कहलाते हैं, जैसे कि करताल। करताल भी जब भी बजेगा तब वो किसी ना किसी दूसरे वाद्य के साथ ही बजेगा, इसीलिए इन्हें सहायक कहा जाता है। जैसे झांझ, घंटा, काठ, खाला इत्यादि क्या है, घन वाद्य है। एक एक करके देखते हैं सब। तो नगाड़ा, यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आदिवासी सदान दोनों समुदाय के द्वारा किया जाता है। नगाड़ा का प्रयोग आदिवासी सदान दोनों के द्वारा किया जाता है, और आकार के आधार पर बड़े, मध्यम और तीनों मतलब छोटे, ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। बड़ा भी पाया जाता है, छोटा भी और मध्यम आकार का भी। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक कहा जाता है। इसे याद रखना होगा आप लोगों को कि संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। इसे कटहल की पेड़ में गुबंदाकार मतलब कटहल की जो पेड़ है उसका गुबंदा आकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। गुबंद आकार का खोल लिया जाता है किसका, कटहल का, और उसके सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, तो छड़ी है तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। कहाँ, टमाक, संथाल परगना में। किसको बोला जाता है, तो नगाड़ा को, नगाड़ा। और हम लोगों ने देखा केंद्रा को, झारखंड का वायलिन। अब है मांदर। यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है, वाद्य, और इसे तुम्दक कहा जाता है। नगाड़ा को टमाक और मांदर को तुम्दक कहा जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है, और सभी जनजातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है नृत्य के समय मुख्य रूप से किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के, देखिए, मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। इस प्रकार का होगा, मतलब इधर इस साइड में चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। इसका बायां मुंह चौड़ा, बायां साइड चौड़ा, इस साइड चौड़ा और दाहिना तरफ छोटा होता है। मतलब आप लोग देखे होंगे मांदर। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप लगाया जाता है, और इस लेप के कारण ही इसकी ध्वनि गुंजियामान, मतलब इसकी आवाज गुंजियामान होती है। और इसका जो इसमें एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है। छोटा मुंह जो दायां तरफ होता है, उधर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है, और उसी के कारण जब उसे बजाया जाता है तो मतलब बहुत आवाज गूंजता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है, और मांदर को रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। इसकी आवाज अत्यंत गूंजदार होती है, इसकी आवाज अत्यंत गूंजदार होती है। तो इसमें ये याद रखना, प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है। इसे तुम्दक भी कहा जाता है, और
इसकी जो आवाज है अत्यंत, और मांदर को था कि जीआई टैग मिलना था, इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक मिला है या नहीं मिला है इसकी जानकारी नहीं है। अगर पता चलेगा तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी तक सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिल चुका है और मांदर को मिलने वाला था। तो अभी मुझे क्लियर पता नहीं कि मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन ऐसी जानकारी थी कि इसे मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो इसमें एकाधिकार हो जाएगा झारखंड का। अब है ढोल। जो ढोल है यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य है। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। जो ढोल है उसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। और ढोल का निर्माण आम, गम्हार या कटहल की लकड़ी के खोल से किया जाता है। इसके भी मुंह पर क्या होता है कि बकरी के खाल, जितने भी अभी तक देखे मांदर में शायद बंदर का भी, अच्छा, बंदर के भी चमड़ा का प्रयोग किया जाता है। और मतलब उसके बाद था नगाड़ा। इसमें भी बकरी, मतलब जितना भी ये सब है लगभग बकरी के चमड़े का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ढाक। ढाक का फोटो ये है। शादी विवाह में हम लोगों ने देखा बड़ा सा जो ढोल जैसा होता है, बड़ा जैसा कंधा पे लटका के बजाता है ढाक। ये ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य है और आकार में ये ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। और ये मुझे लगता, मतलब ये सबसे बड़ा ही होता है शायद, मांदर से भी बड़ा और ढोल से भी बड़ा है। इसका निर्माण जो होता है वो गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। और इसका भी निर्माण वही लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है। पैका तथा नटवा नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। और पर्व त्योहार के साथ साथ पैका, नटवा नृत्य में भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। और इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। जबकि ढोल को हाथ से या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। नगाड़ा को बजाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब है धमसा या कुडू धतु। इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। और धमसा का प्रयोग जो है वो सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। सहायक वाद्य से मतलब हो गया घन वाद्य हो गया, ये के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। और छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए इसे बजाया जाता है। और इसकी आकृति जो है वो कढ़ाई जैसी होती है। धमसा या कुडू धतु। अब है जो करताल, ये है करताल। करताल यह दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है, जिनके बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा होता है। इनका बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा है। इनके उभरे हुए हिस्से के बीच एक छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है। और इन्हीं रस्सियों को हाथ की उंगलियों में फंसाकर प्यालों को ताली की भांति बजाया जाता है, जिससे मीठी ध्वनि निकलती है। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग देखे हैं। फिर है झांझ। जो झांझ है वो करताल से आकार में बड़े होते हैं। मतलब इसका आकार करताल की ही भांति परंतु उससे बड़ा होता है। सेम इसी प्रकार का होगा लेकिन साइज जो कि बड़ा होगा। और इसकी आवाज करताल से अधिक होती है। उसका आकार भी छोटा होता है और साउंड भी धीमी होती है। जबकि झांझ का है, उसका क्या है कि वो आकार में भी बड़ा होता है और ध्वनि भी अधिक होती है। अब थाला, यह कांसे की बाली की भांति होती है। यहाँ थाली होगा, कांसे की थाली की भांति होती है। कांसा का थाल जिस प्रकार होता है उस प्रकार, जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है। और इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है। इसकी रस्सी को एक हाथ से थामकर दूसरे हाथ से मक्के की खलारी से बजाया जाता है, खलरी से बजाया जाता है। और ये इस प्रकार का होगा शायद, इसका रस्सी को पकड़ के इसे बजाया जाता है। शायद ढाक के साथ आप लोगों ने देखे होंगे बजाते हुए। अब है काठी, यह कुर्ची की लकड़ी के दो टुकड़ों का जोड़ा है। काठी जो है वो दो लकड़ी का जोड़ा है, कुर्ची का लकड़ी, जिससे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि निकलती है। अब है चोरचोड़ी, कढ़ा या करह। इसके तीन नाम है।
चोड़चोड़ी या कढ़ा या करा, यह भी ढाक जाति का ही वाद्य यंत्र है। जिस प्रकार ढाक होता है बड़ा सा, उस प्रकार इसकी लंबाई लगभग 1.5 फीट है और जबकि चौड़ाई बड़े ढाक से कुछ कम होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो ढाक से कुछ कम होती है। इसके दोनों ओर चमड़े मढ़े होते हैं और एक ही ओर से बजाए जाते हैं, और ये एक ही ओर से बजाए जाते हैं। यह भी उत्तेजक वाद्य यंत्र है और इसे दोनों कंधों पर टांग कर सामने पेट पर रखकर दोनों हाथों से बांस की 2 पतली चिपटी टिप्पणी या मोटी छड़ी से बजाया जाता है। और जो ये ढाक की बहाती ही होती है, लेकिन ढाक से चौड़ाई में थोड़े कम होते हैं बड़े ढाक से। और इसे क्या होता है कि इसे दोनों कंधों पर टांग कर आगे साइड में पेट पर रखकर दोनों हाथों में बांस की पतली 2 लकड़ी या फिर मोटी लकड़ी छड़ी से बजाया जाता है। जबकि ढाक जो था वो कि उसे पीछे रखकर एक कंधे पे टांग कर बजाया जाता है। अब है जन वाद्य। कुछ वाद्य ऐसे हैं, देखते हैं जैसे घंटी। घंटी जो है यह उसकुल की घंटी की तरह कांसे, पीतल तथा लोहे की बनी होती है। जिस प्रकार उसकुल का घंटी रहता है उसी प्रकार ये भी होती है। यह गोलाकार और कुछ मोटा होता है। इसमें ऊपर के छेद से रस्सी लटकी होती है, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से पीटकर बजाया जाता है। ये सब पढ़ लेने से ही याद रह जाएगा, क्योंकि ये सब हम लोग देखे हैं। तो जो नहीं देखे हैं या फिर नहीं सुने हैं वही सब थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, और पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। इससे टड़ांग टिड़िंग की ध्वनि निकलती है। ध्वनि किस प्रकार की निकलती है उस तरह क्वेश्चन उस तरह नहीं पूछा जाता। पीटा घंटा, यह भी गोलाकार होता है, किंतु इसकी आकृति चपटी, थाली या कटोरी नुमा होती है। और जो एक है पीटा घंटा, उसका आकृति गोलाकार होती है, किंतु आकृति चपटी, थाली या कटोरी जैसा होता है। या तो थाली जैसा होगा या फिर कटोरी। घंटी से पतली और मुड़ी होने के कारण इसकी आवाज हल्की और झनकार लिए होती है। और घंटी से क्या है कि ये थोड़ी पतली होती है और मुड़ी होने के कारण इसकी आवाज हल्की और झनकार लिए होती है। अब है घुंघरू। यह कोड़ी की तरह या सीप की तरह खुले मुंह वाला, अंदर से खोखला होता है, जिस पर एक लोहे की छोटी सी गोली डाल दी जाती है। घुंघरू तो सबको ही देखे होंगे। तो ऊपर रस्सी बांधने के लिए गोलाकार हुक बना होता है, और घुंघरू किसी रस्सी या चमड़े की पट्टी पर 2, 3, 4 और कतार में टांगे या बंधे होते हैं। और इसे प्राय पैर में, घुंघरू तो पैर में ही बांधकर नर्तक लोग डांस करते हैं। घुंघरू का उपयोग पैका, छऊ, नटुआ, झुमराहा, भगतिया नृत्यों में विशेष रूप से होता है। अब है ढेचका। यह लकड़ी के आधे इंच मोटे पटरे से बनता है, और ये जो ढेचका है वो मोटा पटरा से बनता है। इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 3 इंच होती है। इसके बीच का भाग पतला और दोनों किनारे गोलाकार होते हैं। इसे स्त्री पुरुष नर्तक नाचते समय घूम घूम कर खींच कर बजाते हैं। तो ढेचका किस तरह होता है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हम देखे नहीं है इसका फिगर किस प्रकार से है। तो यह आधे इंच मोटे पटरे से बनता है, और इसका जो बीच का भाग पतला और दोनों किनारे गोलाकार होते हैं, और इसे स्त्री पुरुष दोनों नाचते समय घूम घूम कर खींच कर बजाते हैं। अब है फेंचका। नाम ऐसा है कि सुने भी नहीं है। यह ढेचका की तरह ही उपयोग होता है, और यह बांस का बना होता है। अब है रामकाठी। यह झुनझुने का बड़ा रूप होता है। झुनझुनी जो होता है उसी का बड़ा रूप होता है। इसमें लोहा, पीतल, तांबा या स्टील के बने खोखले गोलाकार गोलक के अंदर लोहे की गोलियां भर दी जाती है। ऊपर से इसे लकड़ी की मुट्ठियों पर नट बोल्ट से कस दिया जाता है, और छनक छनक जो हम लोग बच्चा लोग को खिलाते हैं झुनझुनी, उसी प्रकार का ये बड़ा होता है। बना कौन चीज का होता है, तो लोहा, पीतल, तांबा या स्टील का बना होता है, और इसके अंदर लोहे की गोलियां भर दी जाती है, और जब इसे हम बजाते हैं तो छनर छनर की ध्वनि निकलती है। अब है मंजीरा। इसमें 2 छोटी गहरी गोल पीतल की बनी कटोरियां होती है। मंजीरा किस प्रकार की होती है, तो 2 छोटी गहरी गोल पीतल की बनी कटोरियां होती है, कटोरी जैसी होती है। इसका मध्य भाग अंदर से पिचका होता है और बाहर कोनाकार निकला होता है, और बीच के भाग में छिद्र होता है, जिसे एक रस्सी के अंदर की ओर गांठ देकर बांध दिया जाता है, और ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा होता है, और दोनों हाथ में एक एक मंजीरा होता है, उसी से बजाया जाता है। अब झाल। यह मंजीरा का बड़ा रूप है। यह कांसे के 2 बड़े चिपटे थाल की तरह होते हैं।
और जो मंजीरा है सॉरी झाल है वो मंजीरा का बड़ा रूप है और ये कांसे के दो बड़े चिपटे थाल की तरह होते हैं। बनावट मंजीरे की तरह बीच से रस्सी से जुड़े होते हैं और बाहरी भाग गुठली की तरह रस्सी पकड़ने के लिए बना होता है और ये दोनों हाथों से बजाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो वाद्य और संगीत है खत्म होता है। पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्शनीय स्थल और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में।